मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के अंदर सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया था। इसकी एवज में याचिकाएं डाली गई थी। करीब 40 के करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उन याचिकाओं की सुनवाई लगातार हुई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% कोटे पर संविधान पीठ ने 3-2 से मुहर लगा दी है। अर्थात जो 2019 में सरकार ने 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, उसको सरकार ने 3-2 की बहुमत से मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस यू ललित जी की अध्यक्षता के अंदर संविधान पीठ बनी थी और उन्होंने इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और तब सभी जजों ने अपने अपने इस पर फैसला दिया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि आरक्षण वंचित वर्ग को समाज में शामिल करने में अहम भूमिका निभाता है। EWS अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा संविधान के मूल ढांचे को न तो नुकसान पहुंचाता है, न समानता के सिद्धांत को तोड़ता है। ये अपना फैसला दिया जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने क्या कहा? आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। साथ ही कोटे की 50% सीमा को पार करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। यह फैसला जस्टिस रविंद्र भट्ट ने दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस यू ललित जी ने क्या कहा कि चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात से सहमत हूं। ऐसे में फैसला 3-2 से दिया जाता है। हालांकि ये उन्होंने अंत में कहा। इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा SC, ST, OBC को पहले से कोटा मिला है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी अलग वर्ग मानना सही होगा। इन्हें कोटा देना संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, ऐसा जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा। जस्टिस पारदीवाला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि EWS कोटा सही है, पर इसे अनंत काल तक नहीं बढ़ाना चाहिए। आरक्षण किसी मसले का आखिरी हल नहीं हो सकता। यह समस्या की समाप्ति की शुरुआत भर है। 5 जजों की पीठ ने 3-2 के हिसाब से इस पीठ के अध्यक्ष यू ललित जी ने आखिर में यही फैसला दिया कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात से सहमत हूं। ऐसे में फैसला 3-2 से दिया जाता है कि सरकार ने जो 2019 में आर्थिक आधार पर वीकर सेक्शन को 10% की आरक्षण दी थी, वो जारी रहेगा। ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दे दिया है। और अब 10% जो आरक्षण है उस पर मोहर लग चुकी है और जो आर्थिक आधार पर कमजोर हैं उनको शिक्षा व रोजगार दोनों में आरक्षण की सुविधा मिलेगी।
इसमें एक बहुत बात भी उभर कर आई कि आरक्षण कोई आखिरी हल नहीं है। आखिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद भी फिर आवाजें उठेंगी। हमारे देश की 140 करोड़ के करीब आबादी है, तरह तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, और हमने पीछे देखा भी है कि अलग अलग राज्यों के, चाहे मराठी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, सभी ने आरक्षण की डिमांड की। हालांकि 10% आरक्षण होने के बाद मैं समझता हूं सभी जातियों को संतोष हुआ होगा। हालांकि सुनने में आया है कि झारखंड ने 70% आरक्षण पर मोहर लगा दी है, अर्थात उन्होंने अपने राज्य में ये पास कर दिया है जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है उसके समेत टोटल आरक्षण पर मोहर लगा दी है। उन्होंने ये पास कर दिया है, अर्थात वहां पर 10% आरक्षण सुचारू ढंग से मिलना शुरू हो जाएगा और देश के अन्य राज्यों में भी यही होगा। लेकिन समझने वाली बात है, एक नसीहत मिली है कि ये कोटा अनंत काल तक नहीं हो सकता। आदरणीय भीमाराव अंबेडकर जी ने जब ये आरक्षण व्यवस्था की थी तब मात्र ये 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन हमारे देश की दलगत राजनीति, वोट की राजनीति के कारण ये व्यवस्था आगे बढ़ाते चले गए। चाहे कोई भी दल हो, सभी ने इस व्यवस्था को वोट की राजनीति के लिए इसको उपयोग किया और प्रतिवर्ष इसको बढ़ाते चले गए। और आज हमारे देश की हालात ऐसे हैं कि आरक्षण के ऊपर लगातार तर्क वितर्क दिए जाते हैं। इस समय भी जो 10% आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो बड़े दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस विषय पर अनगर्ल बयान दे रही हैं, जबकि बड़े दुख की बात है कि जो बयान दे रहे हैं वो ऑलरेडी उनको कोटा मिला हुआ है। लेकिन आखिर में उसने सही कहा, फैसले में यह बात क्लियर कही गई कि ये जो आरक्षण का कोटा है ये आखिरी हल नहीं है, हमें इस पर विचार करना होगा। मैं समझता हूं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये वक्त है, ये समय है कि आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाए। क्या जिस समय आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी उस समय वो किस हालात में थे? क्या आज भी ऐसे हालात में हैं कि उनको आरक्षण दिया जाए? एक तरफ तो यह स्थिति है कि जो आरक्षण कोटा लेकर के आईएएस बन गए हैं उनको, उनके बच्चों को अभी भी लगातार आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और एक तरफ वो जो निहायत गरीब हैं जिनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया, फैसला दिया, और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं समझता हूं कि इस विषय पर मंथन होना चाहिए सरकार द्वारा, और सरकार में सभी पार्टियों को इस विषय पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या इस बात का मंथन नहीं होना चाहिए कि आज सच में चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, उसकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तभी वो इसका हकदार है, आरक्षण का हकदार है। अगर इस पर मंथन किया जाए, इस पर सर्वे किया जाए, तो आरक्षण सही लोगों को पहुंच पाएगा। ऐसी भी खबरें आती हैं कि जो सचमुच जिनको जरूरत है
उन तक आरक्षण अभी भी नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों? कहां ऐसी कमियां रह गई कि जिनको जरूरत है उनको नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जो लगातार आरक्षण ले रहे थे वो एक अच्छी स्थिति में है और वो आरक्षण लेने के सभी मापदंड जानते हैं, लेकिन जो गरीब से गरीब है वो शायद आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। मैं समझता हूं उसको शायद पूरा पता भी नहीं होता कि इसका मानदंड क्या है या आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। तो मैं समझता हूं सरकार को इस आरक्षण व्यवस्था जो 1950 से लागू है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि ये आरक्षण व्यवस्था सही लोगों तक पहुंच सके। और देशों में भी है, लेकिन और देशों में जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर है। किसी भी देश में जाति के आधार पर नहीं है, मात्र हमारा देश है जो जाति के आधार के ऊपर आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखे हुए है। अंत में मैं अपनी तरफ से कम से कम ये विचार देता हूं, आप सब भी इस बात पर मंथन कीजिए कि हमारा देश को आरक्षण रूपी सांप कब तक डसता रहेगा। जो अगर हम 10% को मिलाकर के 77 बनता है तो जो बाकी बीच का मीडियम तबका है जिनको 10% आरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनकी साल में 8 लाख से कम आमदन है, उसी को मिलेगा। जिनकी परिवार की 8 लाख से ज्यादा आय है उनको 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो इससे थोड़ा सा ऊपर वाले हैं उनके लिए कितना बचा? मात्र 23%। 23% आरक्षण में ही शिक्षा हो, रोजगार हो, वे रह गए। और इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां इस 10% आरक्षण के खिलाफ तर्क वितर्क दे रही हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ही है जो हर सही मानदंडों पर अपने फैसले देती है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इसका सम्मान करना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।